उधर राहुल गांधी जी अज्ञात स्थान पर रहस्यपूर्ण ढंग से अंतर्ध्यान है और उनके फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड जयराम रमेश जी, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी के अज्ञातवास का कवच बनने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः एक जमाने में दिग्विजय सिंह जी के बारे में यह धारणा थी कि वो राहुल गांधी जी के वैचारिक प्रेरक थे। फिर सैम पित्रोदा जी के बारे में धारणा हुई। आजकल कुछ कुछ यह विचार जयराम रमेश जी के बारे में है। आपने आज तक यह तो सुना होगा कि कोई टीचर के बिहाफ पर उसका डिसाइपल बोले, पर डिसाइपल के बिहाफ पर टीचर बोले, यह पहली बार दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि जयराम रमेश जी, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो अपनी बौद्धिकता के आवरण का छलावरण कितना भी बना लें, पर राहुल गांधी की अक्षम्य अकर्मण्यता को ढकने का कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, बहुत गंभीर, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। मात्र 2 दिन पहले देश को ध्यान आया था कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 20 साल पूरे हुए थे। अभी हाल ही में एक एजेंसी को तत्कालीन गृह मंत्रालय के उप सचिव आरवीएस मणि जी ने एक इंटरव्यू देकर यह कहा है कि 26/11 हमले में यदि अजमल आमिर कसाब जीवित नहीं पकड़ा गया होता तो ये सभी को पता है कि तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह चस्पा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब तत्कालीन गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह शब्द प्रयोग किया है कि इट वॉज अ फिक्स मैच बिटवीन आईएसआई एंड आईएनसी, मीन्स पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और भारत की इंडियन सो कॉल्ड नेशनल कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस के बारे में यह धारणा बनी थी कि कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी हो चुकी है, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने तथ्य एक और गंभीर चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ एक अधिकारी के वक्तव्य पे नहीं, इसके साथ जुड़े हुए 4-5 गंभीर बिंदु हैं। पॉइंट नंबर 1, 11 दिसंबर 2008 को तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने संसद के अंदर एक बयान दिया कि नेवी को कुछ गतिविधियां संदिग्ध दिखाई पड़ी थीं, मगर उनको फॉलो न करने का निर्णय लिया गया। यह बहुत गंभीर बात है। आप सबको ध्यान हो, मणि साहब ने यह भी कहा है कि 2006 ऑनवर्ड्स कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह साहब, जो कि तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस के बारे में जानकारी लेते थे, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा नहीं है वो सरकार की गंभीर गोपनीय गुप्तचर सूचनाओं के बारे में जानकारी कैसे ले रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी बोला था कि शहीद हेमंत करकरे ने उनको ये बताया था। वो तो आज जीवित नहीं है, अन्यथा तो उनके लिए समस्या हो जाती कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच के विषय को वो किसी गैर सरकारी व्यक्ति के साथ कैसे साझा हो रही थी। इसके अलावा और भी गंभीर बात यह है कि 26/11 के हमले में जब डेविड कोलमैन हेडली की इंटरोगेशन की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने इंटरोगेशन क्यों नहीं किया, केवल अमेरिका में जाकर इंटरव्यू लेकर क्यों आ गए। उस समय तथाकथित हिंदू आतंकवाद के अनेक मामलों में, जैसे समझौता एक्सप्रेस में, जब साफ साफ पाकिस्तान में बैठा आरिफ कसमानी कह रहा था
कि वो उसने फंडिंग की है, इसके बावजूद सारे पाकिस्तानी आरोपियों को, जो संभवतः 13-14 थे, सबको बरी करके और सारा केस हिंदू आतंकवाद की तरफ मोड़ देना। आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए, चौथा पॉइंट, कि जितने भी 26/11 के आतंकवादी थे वो सब फर्जी हिंदू आई कार्ड लिए हुए थे, सबने अपने हाथों पर कलावा बांधा हुआ था। और यदि महाराष्ट्र पुलिस के अमर बलिदानी शहीद तुकाराम ओमले ने अपने प्राण देकर कसाब को जीवित न पकड़ा होता तो उन्हीं फेक आईडी और उन्हीं हाथ में बंधे हुए कलावों को लेकर तथाकथित हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सीधे चस्पा कर दिया गया होता। पांचवा पॉइंट है, इशरत जहां का एफिडेविट बदला गया, यह बात भी अधिकारियों ने ही बताई थी, और जब हमारी सरकार आई तो एफिडेविट बदलने की फाइल गायब थी। छठा पॉइंट इसके साथ जो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, बैरक ओबामा ने अपनी किताब में 2010 की मनमोहन सिंह जी की बातचीत के आधार पर, 2010 की यात्रा के आधार पर लिखा है कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। तत्कालीन एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने भी यह कहा कि भारत की वायुसेना कार्रवाई करने को तैयार थी पर नहीं किया। तो आज कांग्रेस से यह हमारा सीधा सवाल है, क्या वाकई आईएसआई और आईएनसी में कोई मैच फिक्सिंग थी जिसकी वजह से आप उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे? और यह सिर्फ आरोप नहीं, अंतिम सवाल जो और भी गहरा सवाल है, 26/11 के हमले के मात्र 8 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और बलूचिस्तान उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा होता है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, आईएसआई को, और उससे पहले हवाना में 2006 में भारत सरकार का आधिकारिक बयान कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा आईएसआई को कवर फायर भारत के इतिहास में कभी भी मिला होगा, या किसी भी दूसरी कांग्रेस सरकार के द्वारा भी मिला होगा, जितना सोनिया गांधी जी के द्वारा वास्तविकता में संचालित, राहुल गांधी जी के द्वारा वास्तविकता में संचालित, और मनमोहन सिंह जी के मुखौटे को आगे रखकर जो राहुल जी और सोनिया जी के द्वारा संचालित इस सरकार में हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थी, यह आज 18 वर्ष के बाद पुनः सामने आया है। चूंकि यह विषय उस समय उन्हीं की सरकार के एक अधिकारी के द्वारा घटनाओं के विवरण तथ्यों के आधार पर दिया गया है, तो आज कांग्रेस पार्टी को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 में राहुल गांधी अमेरिकी अधिकारी से मिले थे, बकौल विकीलीक्स। मैं नहीं कह रहा हूं विकीलीक्स में जो लिखा सब सही है, कि भारत में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा उतना खतरा नहीं है जितना हिंदू आतंकवाद खतरा है, और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया। परंतु अब यह विषय इतने आ गए हैं, यदि कांग्रेस पार्टी, अब मैं पुनः ये कहता हूं, चूंकि कांग्रेस पार्टी के ही सरकार के शासनकाल के एक जिम्मेदार अधिकारी ने तथ्यों, घटनाओं के आधार पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि आईएसआई और आईएनसी अर्थात पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक फिक्स मैच था, तो अब कांग्रेस के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो आकर इन तथ्यों का, जितने भी 7-8 तथ्य गिनाए गए हैं और जिनको हमने यहां दोहराया है, इस पे अपना साफ स्पष्टीकरण दे। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिया की सिक्योरिटी के प्रति इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाती है। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति
उसकी निष्ठा संदिग्ध हो जाती है। When Rahul Gandhi ji has lost ground on his traditional family base of Amethi in 2019, the constituency which provided the ground for Gandhi family was Wayanad in Kerala. But when they are facing a catastrophe because of the heavy rains and landslide, when several people have gone missing and some of them have even lost their lives, Rahul Gandhi ji is not there on the ground. When he left the constituency and passed the baton to his sister Priyanka Gandhi ji, he openly said, now Wayanad will be having 2 MPs. But unfortunately, both the MPs who belong to Gandhi family are not visible at all in the ground. This is a deceit to the people of Wayanad and the people of Kerala. Even sometime people of some constituencies feel that their MP is absconding from the constituency. But here the case is more peculiar, that the MP is absconding from the country itself. Not only the people of Wayanad, but the people of the country also wants to know on which conspicuous location in the entire world Rahul Gandhi is there. I think that location will be made clear once you hear some anti-India statement from somewhere in some country, then people of India will be knowing that from where Rahul Gandhi is speaking or where he was dwelling. I think this is being done to utter disrespect and utter insensitivity to the people of Wayanad and the people of Kerala, because right now the Congress-led government is there in Kerala. This shows their insensitivity and apathy, which needs a clear and categorical apology from Gandhi family. On one hand, Rahul Gandhi ji is absconding. On the other hand, his friend, philosopher and guide Jairam Ramesh ji is trying to give and cover fire on raising so many issues. It is believed that Jairam Ramesh ji uses to have a very significant intellectual influence over Rahul Gandhi ji. Though Jairam Ramesh ji is a well-read person, but all his intelligence and knowledge will not be able to overcome the injustice which is being done to the people of Wayanad and the misconduct of Rahul Gandhi. Whatever Jairam Ramesh ji is doing, it is nothing but a fig leaf cover on a monumental failure of performing his duty by Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Another important issue is that a senior officer of the Home Ministry during UPA government, one Under Secretary Mr. RVS Mani, has given an interview to an agency in which he has referred that during the 26/11 Mumbai attack, if Ajmal Amir Kasab would not have been captured alive, then the entire stage was set to fix up the so-called bogey of Hindu terror. The present day generation might not be knowing that in 26/11/2008, all the terrorists were having the fake Hindu I cards. All were having Kalava or Mauli on their right hand. And if Shahid Tukaram Omle, by sacrificing his life, had not captured Kasab live, then on the basis of those fake I cards and Mauli in their hands, this entire theory of so-called Hindu terror would have been established. And he said that it was a fixed match between ISI and INC, means the infamous and notorious
Intelligence Agency of Pakistan, ISI, Inter-Services Intelligence, and Indian National Congress. And whatever he has said, it is not just an allegation, it is having some substantive evidence, so it is incumbent on the part of the Congress party to give an answer. Everybody knows that after that, Digvijay Singh ji has inaugurated a book. The title of the book was 2611 an RSS Conspiracy by Ziauddin Barni. On one hand, the factual evidences are different. It means even the match was so fixed that the writing of the books was ready. Second thing, on 11th December 2008, then Home Minister Chidambaram Sahib in the Parliament has given a statement that there was some movement watched by Indian Navy few days before, but it was asked not to follow up that. That creates further more serious questions of what was happening. Third, why David Coleman Headley was not interrogated by NIA? They just sent two officers to take an interview from Headley when he accepted that he has done Reiki. And not only this, during this entire episode, when Barack Obama, in his book The Promised Land, on the basis of his 2010 India visit, referring to then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, has said that at the time Indian Army was ready to take a strong offensive over Pakistan, but the then government of India decided not to do so. Then Air Chief Fali Homi Major said that the Indian Air Force was all set to launch an attack or this type of surgical strike, but the government decided not to do so. It further creates a suspicion that was there any match fixing between ISI and INC? And moreover, just 9 months after this painful incidents, in July 2009, Government of India has done a joint declaration at Sharm el-Sheikh, and in which they said that the peace process will not be affected by the terrorist activities. And not only this, even Baluchistan became the part of the joint statement. This was a very blatant surrender to the nefarious design of ISI. And just 2 years back in 2006 in Havana, the government of India has said that Pakistan itself is a victim of terror. I think no government in the history of India, including even the previous Congress government, has caved in to this type of clean chit, or you can say cover fire, to the draconian terrorist activities done on the Indian soil to the interest of Pakistan. Since all this has been asked by a responsible officer quoting certain facts, so it is incumbent on the Congress party to come out with a clarification, and if they do not give any clarification, it will create further more suspicion, and their integrity towards the commitment of internal security of India will come under question. स्टार्टिंग में राहुल गांधी वाला केरल वो वायनाड वाला बोले वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिनकी खानदानी सीट से उनकी अकर्मण्यता के कारण जब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई थी, तो जिस लोकसभा ने उनको राजनीतिक जमीन प्रदान की वो केरल का वायनाड था। और आज जब विगत कई दिनों से वहां पे भारी वर्षा और भूस्खलन हो रहा है, अर्थात जमीन खिसकने की अनेक दुखद घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई लोग लापता हैं, पर उस समय राहुल गांधी जी जमीन पे नजर नहीं आ रहे। यद्यपि जब उन्होंने यह लोकसभा अपनी बहन प्रियंका गांधी जी को दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहां 2-2 सांसद होंगे, परंतु आज संयोग से गांधी परिवार के दोनों ही सांसद
जमीन से नदारत है और ये वायनाड की जनता के साथ एक दुखद मजाक की तरह है। कई बार यह सुना जाता है कि अमुक क्षेत्र से सांसद नदारत है, परंतु यहां तो देश से ही सांसद नदारत है। वायनाड की जनता तो जानना चाहती है कि लापता सांसद कहां है, पर देश की जनता भी जानना चाहती है कि लापता सांसद देश के किस कोने में नहीं, दुनिया के किस कोने में है। संभवतः जब कहीं से उनका कोई भारत विरोधी बयान आएगा तब पूरे देश को पता लगेगा कि वो धरती के किस कोने पर विचरण कर रहे हैं। तो जो कुछ भी केरल की जनता के साथ हुआ है और वायनाड की दुखद घड़ी में गांधी परिवार के दोनों ही भाई बहन जिनको वायनाड ने स्थान दिया था, आज वो जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये वायनाड की जनता के साथ और केरल की जनता के साथ, विशेषकर जब केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार है, तो ये एक बहुत दुखद मजाक की तरह लगता है और इसके लिए गांधी परिवार को वायनाड की जनता और केरल की जनता से माफी मांगनी चाहिए।